हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अंबेडकर्स अप्रोच टू स्टडी हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। तो पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। Dr. B.R. Ambedkar's approach to study history was distinctive, critical, and rooted in commitment to uncovering the systematic injustice embedded in the Indian society. His historical analysis was not confined to narrating events. Instead, he aimed to understand the structural cause of social inequality, particularly the oppression of marginalized communities like Dalits and women. और की एस्पेक्ट्स इंक्लूड्स, ये हम आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें इसने बताया है कि जो इसकी अंबेडकर की जो अप्रोच है हिस्ट्री के टुवर्ड्स वॉज डिस्टिंक्टिव, क्रिटिकल एंड रूटेड इन कमिटमेंट टू अनकवरिंग द सिस्टमेटिक इनजस्टिस, कि वो अनकवर करता है कि जो जस्टिस है हमारी इनजस्टिस है हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, वो उसका ओरिजिन क्या है, वो कैसे ऐसे वो इतना ज़्यादा डीप हो गया है और उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसे ये प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। और जो उसकी हिस्टोरिकल एनालिसिस है, वो जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स है उन्हें सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि इंस्टेड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल कोज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, उनके कोज को, उनके कारण को पता लगाता है और उन्हें अपोज करता है। और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है और दलित्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे ख़त्म करने में अपनी व्यूज़ देता है। अब हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री एज a tool for social justice. Ambedkar believed that history should serve the purpose of challenging oppression and fostering social change. He used history to critique the foundations of caste, religion, and patriarchy. For example, his reinterpretation of ancient texts like the Manusmriti exposed how history was used to justify the institutionalized caste-based hierarchies. उसने कहा है कि हिस्ट्री है उसे हमें एक टूल बनाना चाहिए सोशल जस्टिस के लिए। और उसने क्या किया है, जो बुक थी मनुस्मृति, उसने एक्सपोज किया है कि जो ब्राह्मण्स थे वो कैसे इन टेक्स्ट को अपना सोर्स बनाते थे टू जस्टिफाई दी हायरार्कीज। उसमें क्या है, जो जो पैट्रियार्कल सिस्टम है और जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसमें मेल्स और ब्राह्मण्स जो हायरार्की पे थे और वो इसे जस्टिफाई कैसे करते हैं, मनुस्मृति से। इसलिए उसने मनुस्मृति को अपोज किया है कि हिस्ट्री एक टूल होना चाहिए सोशल जस्टिस के लिए, ना कि हायरार्कीज को जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन मार्जिनलाइज वॉइस। Ambedkar's historical work centered on the experience of oppressed communities, particularly Dalits, women, and other marginalized groups, whose stories were often omitted or misrepresented in mainstream history. Example, the book of Untouchables, Who Were They and Why They Become Untouchables, focused on reconstructing the history of Dalits, countering dominant narratives. B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने मार्जिनलाइज वॉइसेस पे बहुत फोकस किया है कि कैसे विमेन वर ओप्रेस्ड इन द इंडियन सोसाइटी एंड हाउ दलित्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस वर ओप्रेस्ड। और उन्होंने इस बुक में बताया है उन्होंने कि अनटचेबल्स कौन थे, वो कैसे बने, और उन्होंने फोकस किया रिकन्स्ट्रक्ट करने में दलित्स की हिस्ट्री को। और इसमें वो अपोज करते हैं इस कास्ट बेस्ड सिस्टम को। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। अंबेडकर ट्रीटेड रिलीजियस टेक्स्ट नॉट एज सेक्रेड बट अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट that shaped societal norms. He critically analyzed their roles in perpetuating social hierarchies. Example, in riddles in Hinduism, he questioned the contradictions and discriminatory ideologies within Hindu religious traditions. इसमें भी वही है कि जो उसने जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो डीपली पढ़े, उन्हें एग्जामिन किया और उसके बाद उन्हें अपोज किया। और कुछ टेक्स्ट ऐसे थे जो कास्ट बेस्ड सिस्टम को अपोज करते थे, तो उन्हें उनका रेफरेंस लेके, उन्हें रेफरेंस बना के उसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया, जो कि हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन था उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। Ambedkar combined insights from sociology, law, economics, and politics to analyze historical development. This interdisciplinary approach provides a comprehensive understanding of social structure and their historical roots. Example,
His work on the caste system blended historical analysis with sociological and economic perspective, demonstrating its impacts on society and economy. मतलब उसने बहुत इन सारे सब्जेक्ट्स को मिलाया, फिर उसने हिस्ट्री में उसे इंक्लूड किया, फिर पढ़ा कि कैसे ये जैसे कॉलोनियल रूल था हिस्ट्री में, वो कैसे हमारी इकोनॉमी को इम्पेक्ट करता था, या फिर जो हमारा ब्रिटिश रूल था उसमें पॉलिसीज़ कैसी थी, वो कैसे हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती थी, वो सारी चीज़ें इसने मिलाई हैं हिस्ट्री के अप्रोच में. तो ये क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है. मतलब इसमें सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ प्राइमरी सोर्सेज. Ambedkar relied heavily on primary sources such as ancient scriptures, legal documents, census data, and archaeological evidences. This helped him to build well-founded arguments based on historical facts. Example, in Who Were the Shudras? He analyzed Vedic texts and ancient practices to trace the origin of the Shudras and their operation. मतलब उसने जो भी पढ़ा या फिर वो जो भी बोलता था उसके लिए वो क्या यूज़ करता था, प्राइमरी सोर्सेज यूज़ करता था. जैसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, जैसे मनुस्मृति. उसने देखा कि जो ब्राह्मण्स हैं वो मनुस्मृति को यूज़ करते हैं किसके लिए, जस्टिफाई करने के लिए कास्ट बेस्ड सिस्टम या फिर हायरार्की सिस्टम को. तो उसने उसे डीपली पढ़ा, वो उसका प्राइमरी सोर्स था कि उसने खुद पढ़ा है उसे. ऐसी जो वेदास में जो सिस्टम होते थे, वैदिक टेस्ट होते थे, उसे डीपली पढ़ा है और उनको अपना सोर्सेज बनाया है, प्राइमरी सोर्सेज. चैलेंजेस टू डोमिनेंट नैरेटिव्स. उस टाइम के डोमिनेंट नैरेटिव्स थे कि ब्राह्मण, जैसे वो था, जैसे ब्राह्मण्स हाई सबसे टॉप पे होते थे, क्षत्रियाज होते थे, फिर शूद्राज होते थे, फिर वैश्याज होते थे, फिर वैश्याज होते थे, फिर शूद्राज होते थे. तो ये सब जो उसने बताया है, जो वेदास में ये सब बताया गया है, वो उससे भी अपोज करता था. तो वो जो हिस्टोरिकल नैरेटिव से उसे चैलेंज करता था, जैसे पैट्रियार्की सिस्टम और हायरार्की ऑफ ब्राह्मणिज्म, ये सब. अम्बेडकर क्वेश्चंस एंड डीकंस्ट्रक्टेड मेन स्ट्रीम हिस्टोरिकल arguments or accounts that glorify ancient Indian civilization. He argued that these accounts often ignored or justified the oppression of marginalized groups. Example, he challenged the notion of the golden age of Hinduism. वो हिंदुइज्म को भी अपोज करता था, पॉइंटिंग आउट दैट दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय सीवियर इनइक्वालिटी एंड कास्ट ऑपरेशन. वही कास्ट बेस्ड सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन. फोकस ऑन सोशल स्ट्रक्चर. जो अम्बेडकर थे वो चाहते थे जो सोशल स्ट्रक्चर हो वो किस चीज़ पे बेस्ड हो, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब पे, जहाँ के सब मिलजुल के रहें, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट बेस्ड सिस्टम ना हो, वो ऐसी सोसाइटी चाहते थे. अम्बेडकर हिस्टोरिकल स्टडीज फोकस ऑन एनालाइजिंग द इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स लाइक कास्ट, पैट्रियार्की एंड रिलीजन. ही एक्सप्लोर्ड हाउ दीज सिस्टम्स वर क्रिएटेड, institutionalized and perpetuated over time. Example, he linked the caste system to the control of resources, labor and women's sexuality, showing how it became deeply entrenched in the Indian society. Comprehensive historical analysis. Ambedkar compared Indian history with global historical developments to highlight alternative societal systems and critique Indian practices. Example, he contrasted the treatment of women and lower class in Indian society with the status of Buddhist and Western societies, showing how India's hierarchy system were unique and oppressive. उसने जो इंडिया का सोसाइटी सिस्टम है वो किस चीज़ से, वेस्टर्न सोसाइटीज़ और बुद्धिज़्म में जो होता था, बुद्धिज़्म जो था वो ज़्यादा इंक्लूसिव था, हर कास्ट को इंक्लूड करता था. उसमें कास्ट सिस्टम नहीं था, वो हर टाइप के लोगों को इंक्लूड करता था, ना उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन था. तो वो उस जो हिंदू सोसाइटी थी उसे कंपेयर करता था इन दूसरे उससे सोसाइटी से कि वो कितना अलग है हिंदू सिस्टम और कितना ओप्रेसिव है, वो उसको क्रिटिक था उसका. emphasis on rationality and evidence. Ambedkar rejected myths, legends and uncritical acceptance of historical accounts. He advocated for a rational and evidence-based approach to study history. For example, in his critique of Hinduism, he provided evidence from religious texts and historical records to
sustain his claims. Next is history as a dynamic process. Ambedkar viewed history as a dynamic and evolving process shaped by human actions and choices. He argued that change was possible through collective agency and reform. Example, his advocacy for the revival of Buddhism and a rational and egalitarian religion was rooted in the understanding of its historical significance. अब इसका कंक्लूजन देखते हैं. Ambedkar approach to the study of history was transformative, aiming to expose the roots of oppression and advocate for a just society. By prioritizing marginalized voices, critically examining religious and social institutions, and adapting an interdisciplinary and rational approach, he redefined the study of history as a means of achieving social emancipation. His work was continuous to inspire scholars, activists, and reformers worldwide. तो अब आगे हम देखेंगे अंबेडकर अप्रोच टू स्टडी इकोनॉमी. Dr. B.R. Ambedkar approach to study economy was deeply connected to his vision of social justice and equality. इक्वलिटी हर उसमें आता है, हर अप्रोच में है. जैसे हिस्ट्री में क्या है कि सोसाइटी में सब इक्वल होने चाहिए, पॉलिटी में क्या है इक्वल राइट्स होनी चाहिए सबके लिए, ऐसे इकोनॉमी में क्या है कि इक्वल रिसोर्सेज होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का. हिज इकोनॉमिक आइडिया वाज शेप्ड बाय हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट system, its impacts on the oppressed class, and the need for a more equitable distribution of resources. Here are the key aspects of Ambedkar economic approach. जिसका फर्स्ट पॉइंट है economic equality and social justice. Ambedkar believed that economic equality was essential for social justice. जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का, उनके पास इक्वल रिसोर्सेज आएंगे तभी तो जस्ट सोसाइटी होगी ना, तभी तो जस्टिस होगा सोसाइटी में. ही आर्ग्यूड दैट द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज वर intrinsically linked to the caste system, which marginalized large sections of society, particularly the Dalits. He stressed that without economic empowerment, political rights or legal equality would be meaningless. This belief led him to advocate for policies aimed at improving the economic conditions to the oppressed class. मतलब जो उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशंस थी या फिर सोसाइटी का जो जैसी सोसाइटी थी, उसने क्या किया, लेड हिम टू एडवोकेट फॉर पॉलिसीज एंड टाइम. मतलब उसने फिर ऐसी पॉलिसीज बनाई जो उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके और ऑपरेस्ट क्लास को अपलिफ्ट कर सके. नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म्स. अंबेडकर वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, पर्टिकुलरली फॉर द लैंडलेस एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. ही रीऑर्गेनाइज्ड द लैंड. He recognized that land was a primary source of wealth and power in India, and without access to land, the lower caste would remain economically impoverished. In his work, particularly during his tenure as the chairman of drafting committee of Indian Constitution, he advocates for land distribution and means to abolish landowners by few upper caste elites. उसने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स बनाए थे, जैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, या फिर ज़्यादा लैंड किसी के पास नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी लैंड सबके पास होनी चाहिए. मतलब कि उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, और जो लैंड है वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए, या फिर स्टेट मतलब कि स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए. नेक्स्ट इज स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी. Ambedkar favored a strong role of the state in economic matters. He believed that the government should intervene to regulate industries and prevent exploitation, particularly in relation to workers. This belief was rooted in recognition that free market capitalism often leads to the exploitation of the marginalized. He advocated for state-controlled industries, a planned economy, and social welfare programs to ensure that the economic needs of the citizens, especially the oppressed class, were met. उसने कहा था कि स्टेट का बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए किसमें, इकोनॉमिक मैटर्स में. जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लैंड है, वो सब कुछ स्टेट के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो ना हो, और जो बेनिफिट होता है इकोनॉमिक में वो ऑपरेस्ट क्लास तक भी पहुंच सके, और उनके लिए कुछ
जो सोशली वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जो कि ओप्रेस्ड क्लास हैं या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, ताकि वो इक्वल हो सकें किसके, अपर कास्ट के. नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. Ambedkar supported industrialization as a means of economic development. He recognized the need for India to move away from a predominantly agrarian economy to one that embraced modern industries. However, he was cautioned about the potential for exploitation in the industrial sector and called for strong labor laws to protect worker rights. Ambedkar envisioned a modern economy where industries would provide employment opportunities for all, especially for those from the lower caste and marginalized communities. और इसी में उसने लॉज भी बनाए थे किस चीज़ के लिए, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो. जैसे वर्कर लॉज जिसमें उसने वुमेन के लिए लॉज बनाया था कि मैटरनिटी लीव होनी चाहिए, या फिर लॉज जैसे कि 8 वर्किंग आवर्स होने चाहिए, 8 से ज़्यादा घंटे वर्कर्स काम नहीं करेंगे, और हेल्दी कंडीशंस और एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए जहाँ पे फैक्ट्रीज जहाँ पे वो काम करेंगे. नेक्स्ट इज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म. While Ambedkar recognized the importance of economic development, he was critical of unregulated capitalism. He believed that capitalism in its unbridled form perpetuated inequalities and exploitation. His critique was based on the idea that a few wealthy individuals and groups would control the economic resources of the nation, leading to the continuous subjugation of the lower caste. Ambedkar economic idea thus include advocating for a more equitable distribution of wealth. वही कैपिटलिज्म वो क्रिटिक करता था उसके कि ये कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए और जो रिसोर्सेज उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और स्टेट का भी रोल होना चाहिए किसमें, इकोनॉमिक मैटर्स में. नेक्स्ट इज एडवोकेसी फॉर वर्कर्स राइट्स. जो मैंने अभी बताया कि 8 वर्किंग आवर्स होने चाहिए, मैटरनिटी लीव होनी चाहिए, हेल्दी कंडीशंस होनी चाहिए. Ambedkar, being a social reformer and a lawyer, recognized the plight of the working class, especially the Dalits and other marginalized groups. He worked to improve labor conditions, advocating for better wages. उसने बोला था कि वुमेन और मैन की वेजेस इक्वल होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स 8 वर्किंग आवर्स होने चाहिए, एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. His work on the Industrial Dispute Act and the Trade Union Act reflect his commitment to labor rights and economic equality. Next is role of education in economic empowerment. Education was a central aspect of Ambedkar's economic philosophy. He viewed education as a key to breaking the chains of caste-based economic oppression. Ambedkar emphasized that economic empowerment would only be possible if individuals, particularly from marginalized communities, were educated and skilled. Thus, he strongly advocated for the education of Dalits and other disadvantaged groups as a means to lift them out of the economic deprivation. Next, constitutional provisions for economic justice. As the principal architect of Indian Constitution, Ambedkar ensured that economic justice was embedded in the legal framework of the country. The Constitution includes provisions that promote social and economic rights, such as affirmative action policies for the underprivileged, the abolition of untouchability, and the guarantee of equal opportunity in employment and education. उसने Constitution में भी बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे डाले हैं जिनमें दलित्स को या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस जो थी उन्हें इक्वलिटी मिल सके. जैसे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 15, 16, 17 और भी बहुत सारे आर्टिकल 51 ये सब. नेक्स्ट इज redistribution of wealth. Ambedkar advocated for measures to redistribute wealth and resources in a way that could benefit the disadvantaged. The idea was reflected in his support for progressive taxation, welfare programs, and schemes aimed at reducing wealth disparity. He believed that such redistribution would contribute to more equitable society. उसका मानना था कि अगर हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर इक्विटेबल सोसाइटी, जिसकी वजह से एक सोसाइटी में इक्वलिटी आएगी. अम्बेडकर विजन ऑफ अ सोशलाइज्ड इकोनॉमी. Ambedkar envisioned an economy that was not only modern and industrialized but also socialized.
where the means of production were collectively owned and wealth was more evenly distributed. His vision of a socialized economy was built around the idea of social justice, where the marginalized classes had access to the resources they needed to thrive. In the end, conclusion, Ambedkar's economic philosophy was focused on, यहाँ आप अप्रोच भी लिख सकते हो, was focused on the principles of equality, justice, social welfare, and equal distribution of resources. He believed that only through a planned and state-regulated economy could India achieve true social justice and economic independence, especially for the oppressed and marginalized communities. Thank you. Please subscribe our channel and like our video.